मेरा पहला सवाल ये है कि एस्पायरेंट से आप कैडेट बनने जा रहे हो, तो ये जर्नी मतलब कैसी रही और कैसा लग रहा है आप कैडेट बनोगे जब? सर जर्नी तो एक्चुअली काफ़ी मुश्किल थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये रिटर्न का मेरा 4th अटैम्प्ट था। पिछले के 3 अटैम्प्ट मैंने एक बार भी रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया था। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी चैलेंजिंग थी और काफ़ी मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आई 12th करने के बाद कि अब तो फुल प्रूफ इस बार तो क्लियर करना ही है। तो वो बेसिकली उन ऑफिसर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे लैक करते हैं वो है सेल्फ असेसमेंट। किसी भी एक सोर्स पे हो उस पर स्टिक करें, कितना बोलना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे इन सब चीज़ों के बारे में, वो चीज़ नहीं आएगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। हाल में एस्पायरेंट्स नाम की एक टीवी सीरीज़ का दूसरा सीज़न रिलीज़ हुआ था और कैमरे के पीछे जो जनता हमें देख रही है, अगर किसी ने एस्पायरेंट्स देखी है तो उनको पता होगा एस्पायरेंट्स किस बारे में है। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि एस्पायरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में है। मतलब वो तैयारी कैसे करते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तो एस्पायरेंट्स मोटा मोटी उस बारे में है। लेकिन यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, उसके अलावा कई एग्ज़ाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। मसलन एनडीए का एग्ज़ाम यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम, और इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या ईपीएफओ जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, उसके एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो ललन टॉप में हम आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराते रहते हैं, इन सब एग्ज़ाम से जो भी जुड़े कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनसे आपकी हम बातचीत करते हैं, वो आपको उनके सामने लाते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज एनडीए एग्ज़ाम के टॉपर हर्ष मौजूद हैं और हर्ष से बातचीत करेंगे। हर्ष अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ हैं और हर्ष ने एनडीए में जो अभी लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें ऑल इंडिया 48th रैंक हासिल करी है। और ख़ास बात यह है कि हर्ष ने पायलट के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है और उसका थोड़ा इंटरव्यू अलग तरीके का होता है। उसमें एक पीएबीटी एग्ज़ाम होता है, वो भी क्वालिफाई करना होता है। तो हर्ष से जानेंगे कि हर्ष ने कैसे तैयारी करी और क्या क्या स्ट्रगल्स रहे। और एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए की कैंडिडेट्स उनके मन में कि एसएसबी कैसे क्वालिफाई करें, और उसमें उनको लगता है कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सारे सवालों के जवाब हर्ष से जानेंगे, तो हर्ष से बात करते हैं। हेलो हर्ष, तो मेरा पहला सवाल ये है कि एस्पायरेंट से आप कैडेट बनने जा रहे हो, तो ये जर्नी मतलब कैसी रही और कैसा लग रहा है आप कैडेट बनोगे जब? सर जर्नी तो एक्चुअली काफ़ी मुश्किल थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये रिटर्न का मेरा 4th अटैम्प्ट था। पिछले के 3 अटैम्प्ट मैंने एक बार भी रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया था और लास्ट अटैम्प्ट में रिटर्न प्लस एसएसबी और फ्लाइंग के साथ सीपीएस क्वालिफाई करना एक साथ, तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी। बट जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी चैलेंजिंग थी और काफ़ी मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आई, डिप्रेशंस आए, लेकिन उन सब को फाइट वगैरह करके और फिर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हाँ अभी हम एलिजिबल हैं एनडीए जाने के लिए। तो जर्नी तो काफ़ी अच्छी है और बस। अच्छा, ये बताओ कि हम जब स्कूल में होते हैं, हाँ अभी ऐसे ही ऊपर से प्लेन निकल रहा था है ना, तो सपना तो मतलब ऐसे ही देख के बनता है यार कि नहीं यार कौन उड़ा रहा होगा, पायलट बनना है कभी, हाँ, या फॉर दैट मैटर कि सेना में जाना है। तो पहली बार कब सोचा कि यार नहीं 12वीं के बाद या 12वीं में एनडीए एग्ज़ाम देंगे? सर एक्चुअली ये दिमाग में थॉट तो पहले ही आ गया था जब हम छोटे छोटे होते पिक्चरें वगैरह देखते थे या फिर और कुछ देखते थे, तो वो एक क्यूरियोसिटी तो सबके मन में आती है कि हाँ हमें भी फ्लाइंग क्लियर करना है या फिर उड़ाना है प्लेन। लेकिन जब आगे जाके जब मैं मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट में बैठा जो कि बैंगलोर से दिल्ली के लिए थी, तो उस टाइम पे जो ऊपर होने का मज़ा है तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। खासकर जब हम जाते हैं तो फ़्लाइट में सबसे पहले पायलट्स बैठते हैं, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ अब तो यही करना है। तो फिर उसके बाद जब एनडीए पता चला तो हाँ कि ये एयरफोर्स में जाके अब तो फ्लाइंग में ही जाना है, और उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने अपने लास्ट टाइम में 12th करने के बाद कि अब तो फुल प्रूफ इस बार तो क्लियर करना ही है लास्ट में एनडीए। तो क्या फाइटर पायलट बनना है? यस सर, श्योर, फॉर श्योर सर, फाइटर पायलट बनना है। इसी एम के लिए आए और इसी एम के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि जब आप एनडीए जाते हो उसके बाद कई कैटेगरीज होती हैं फ्लाइंग की भी। मतलब ठीक है, फाइटर पायलट बनना सबका सपना होता है, लेकिन सब उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, है ना ऐसा? यस सर। तो ये बताओ कि एनडीए का एग्ज़ाम मतलब कैसा होता है, हाँ मतलब क्या क्या स्टेजेस होती हैं, हाँ, और उसकी तुमने तैयारी कैसे करी?
सर एनडीए का जो मेन एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज़ ऐसे इंटरव्यू, सेकंड है पहला रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू और थर्ड होता है आपका मेडिकल टेस्ट। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट आती है उसमें जितनी वैकेंसी होती है वो सब सेलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रिटन की तो उसमें 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज़ जो मैथ का पेपर और सेकंड इज़ जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ में आपकी 11-12 की मैथ्स आती है, क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 120 सवाल आते हैं, ऑल एमसीक्यूज टाइप। और जो बाद में जीएटी होता है उसमें इंग्लिश आती है, आपकी जीएस आती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, और आपकी साइंस आती है, बेसिक साइंस। ये जो जीएटी का पोर्शन है ये मेनली 9-10th लेवल तक का होता है, क्योंकि जो लोग फिर जो मतलब साइंस या फिर मैथ्स स्ट्रीम से नहीं है वो लोग भी एनडीए का पेपर दे सकें। बाकी मैथ्स है वो 11-12 लेवल तक की आती है। और बात करें फिर एसएसबी की, एसएसबी में मेनली स्क्रीनिंग होता है। सबसे पहले फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता एसएसबी बाद में आएंगे। मेनली मुझे जितना पता है कि पायलट के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो आपको 12th में फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, है ना? एयरफोर्स और नेवी के लिए अगर आपको मेनली एविएशन में जाना है तो आपके पास मैथ साइंस होनी ही चाहिए, तभी आप जा सकते हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, मैथ्स तो क्योंकि आप 11th 12th में अगर ले रहे हो तो वो पढ़ते हो, हाँ। लेकिन जब एक कैंडिडेट तैयारी करने जाता है तो मन में ये होता है ना कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करें और कोचिंग लें या ना लें, तो उसके लिए तुमने क्या किया? सर ये आपका सवाल एकदम सही है कि मेरे मन में भी काफ़ी डाउट था, क्योंकि मैंने पहले के 3 बार रिटर्न अटैम्प्ट दिया था और एक बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मेरे को मुश्किल हुई जानने में कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि एकदम पर्सनल गाइडेंस नहीं थी, किसी के साथ आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में, टच में नहीं रह सकते। और इसमें आपका इतना वास्ट सिलेबस है एनडीए में कि आपको अगर कोई गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मेरे भी 3 अटैम्प्ट में कोई इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी, पर फिर मैंने चौथे अटैम्प्ट में फाइनल किया कि लास्ट अटैम्प्ट है, डू और डाई सिचुएशन थी मेरे लिए, तो मैं अकेडमी ज्वाइन करूँगा। तो रिसर्च वगैरह करने के बाद, यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैं डिसाइड किया कि सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी लखनऊ में है, तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा मतलब उसका सिलेक्शन रेशियो था। तब फिर मैंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने का सोचा, रिटर्न के लिए भी और आगे एसएसबी के लिए भी, कि अब तो पूरी जर्नी सेंचुरियन के साथ ही करेंगे। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के जो फाउंडर हैं शिशिर जी, उनका भी इंटरव्यू ललन टॉप में हो चुका है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, अगर किसी को देखना है वो देख सकता है। तो पूरा गाइडेंस कोचिंग का था। सेल्फ स्टडी में क्या क्या किया आपने, मतलब अलग से? सर अलग से ये है कि हमें स्पेशली अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस इज़ द की सर। फिर चाहे वो मैथ्स हो चाहे जीएस हो, जीएस के लिए आपको मेनली याद रखना पड़ेगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और मैथ्स में जितना ज़्यादा हो सके उतना हम सैम्पल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तभी हम पता चलेगा करंट पैटर्न क्या है। सिलेबस तो हालांकि सब देख लेते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जिनकी ज़रूरत है, जिस टाइप के और जिस मेंटालिटी की मतलब जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके जो अगर सॉल्व करने हैं आपको, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया मिलेगा। तो मैंने भी वही फॉलो किया, मॉक टेस्ट दिए ताकि आपके टाइम के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसके बाद में जो जीएस है, जीएस में भी मॉक टेस्ट दिए, हमारे एकेडमी में भी बार बार हर हफ्ते मॉक टेस्ट देते थे। तो उनमें जब रैंक आती थी और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम टीचर से डिस्कस कर लेते, टीचर हमें आंसर बताए, तो हमें क्या है एक पूरा ओवरऑल सब कुछ तैयारी हो जाती थी। तो इस और एकेडमी में लेक्चर्स और फिर घर पर जाके सेल्फ स्टडी। माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी प्रैक्टिस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, रिटन क्वालिफाई हो गया, हाँ। अब आता है बहुत बड़ा स्टेज, जिसके मतलब जिसको लेके काफ़ी डर होता है कैंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में, एसएसबी। तो पहले तो ये बताओ कि एसएसबी का जो पूरा फॉर्मेट है, स्क्रीनिंग से लेके जो पूरा कॉन्फ्रेंस तक है, वो उसमें क्या क्या होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला दिन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, उससे वो आपको डिसाइड करते हैं कि आगे के 5 दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि आगे का डिटेल होता है और जितने लोग फर्स्ट डे पे आते हैं उन सभी का नहीं हो सकता है इतना डिटेल। तो एक वो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ बच्चे, फिर उनका आगे करते हैं। जैसे मेरा जो था, तो टोटल फर्स्ट डे पे 142 लोग आए थे और 142 में से 48 स्क्रीन इन हुए थे। स्क्रीनिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं। हाँ एक्चुअली होते हैं। फिर 48 बच्चे स्क्रीन इन हुए और फिर उसमें से आखिरी में जाके 7 रिकमेंड हुए। तो स्क्रीनिंग में जो 2 टेस्ट है, फर्स्ट इज़ OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और सेकंड होता है आपका मेनली ग्रुप डिस्कशन, जो पिक्चर परसेप्शन PPDT होता है। और फिर उसके बाद जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तब सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ टैट, मतलब आपको पिक्चर दिखाई जाती है और आपको उसके ऊपर स्टोरीज लिखनी पड़ती है। बेसिकली आपकी साइकोलॉजी, आपका मानसिकता कैसी है, आपकी सोच विचारधारा कैसी है, वो सब देखी जाती है। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपके आगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं और वो 1-to-1 आपके इंटरव्यू चलता है।
कई बार 1 घंटे का चलता है, 1.5 घंटे का, वो उनके ऊपर है, जिसमें वो आपके मेनली पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में। और थर्ड आता है GTO, ग्राउंड टास्क, कि आपका जो ग्रुप है, जो 48 लोग स्क्रीन इन हुए हैं, उनको 8-8 के 6 ग्रुप बना दिए, और उन सभी को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक दे दिया, उनका ग्रुप डिस्कशन करना है उनको। और तो इससे क्या हो, जब 8 लोग एक साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो सब लोग अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करेंगे। उसमें ऐसा कौन है जो अच्छे पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहा है, या फिर जो अपने साथ वाले लोगों को कन्विंस कर ले जा रहा है अपने पॉइंट से, तो वो बेसिकली उन ऑफिसर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं। और फाइनली जब ग्रुप टास्क हो जाता है, उसके बाद फाइनली कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में ये सेलेक्ट मतलब फिर बता देते हैं कि आप आगे आपको रिकमेंड किया जा रहा है या नहीं, वो फिर फाइनली रिजल्ट आ जाता है। और फ्लाइंग वालों के लिए क्या होता है, जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस के बाद में CPS है, जो कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम है, उसके थ्रू उनके टेस्ट होते हैं। तो जो दो स्टेप्स इसमें PABT होता है। हाँ, वो पहले PABT बोला जाता था, अब उसको CPSS बोला जाता है। तब वो 2 स्टेज में होता है। पहला कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, आपको फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाएंगे, और आपको MCQs उस इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए आपको जज करके बताना होगा। हाँ, सिमुलेटर टाइप। फिर और जो सेकंड होता है, वो होता है साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको कॉकपिट में बिठाया जाता है, और आपके आगे एक जॉयस्टिक होती है और पेडल होते हैं। तो जैसे आप एक्चुअली फ्लाइंग करते हैं, वैसे आपको फ्लाइंग करके गेम्स खेलने पड़ते हैं, और आपको स्कोर बनाना पड़ता है। तो उसमें अगर आपका जितना ज़्यादा स्कोर होता है, अच्छा स्कोर होता है, फिर वो उस हिसाब से आप वो पेपर क्लियर कर लेते हो। और CPS है, जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो या तो आपने क्लियर कर लिया तो फॉर एवर क्लियर है, और अगर आप फेल हो गए तो हर बार के लिए आप कभी भी आर्म फोर्सेस में आप पायलट नहीं बन सकते। मतलब वीडियो गेम खेलने में अगर इंटरेस्ट है तो पायलट के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा, ये बताओ, SSB तो हो गया, हाँ, उसके बाद मेडिकल का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? सर, मेडिकल का हर एक का अलग होता है। जैसे आर्मी का अलग होता है मेडिकल, एयरफोर्स का, नेवी का अलग। अब मैं जैसे एयरफोर्स था, मतलब मैं एयरफोर्स का बता दूं कि मेडिकल में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी की हर एक चीज़ देखी जाती है। जैसे फ्लाइंग वालों का तो अलग अलग एक्सरेज होते हैं, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, और उनकी ENT होता है, आई नोज़ और थ्रोट। तो ओवरऑल पूरा मेडिकल ऐसे देखा कि वेदर उनकी जो पैरामीटर्स हैं, उनको आप सेटिस्फाई करते हो या नहीं। और कि जैसे पायलट्स की लेग लेंथ चेक की जाती है, थाई लेंथ चेक की जाती है, सिटिंग पोस्चर में हाइट चेक की जाती है। ओवरऑल ये होता है, और आपके ब्लड के ऊपर होता है। बस नॉर्मल इतना मेडिकल होता है। व्यूअर्स को बता दूं, हर्ष ने जो बताया ना कि लेग लेंथ ये सब चेक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी प्लेन है या जो भी एरोप्लेन बनाए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर मेजरमेंट में होते हैं। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो अंदर नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, तुमने ये बताया कि जब SSB होता है, हाँ, तो इंटरव्यू में हॉबीज़ के बारे में चर्चा होती है ना? तो हर्ष पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? सर, मेरा पढ़ाई के अलावा कुछ हॉबीज़ ऐसे है कि मैं घूमना पसंद करता हूँ, कि कोई भी नई जगह जाता हूँ तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करता हूँ मैं। और रीडिंग न्यूज़पेपर भी है उससे, क्योंकि SSB में आप न्यूज़पेपर इज़ द की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि आप अपने आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि आपको करंट जो चल रहा है वो सब कुछ पता होता है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माई हॉबी, और घूमना और फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमना, बेसिकली यही मेरी हॉबी है। मतलब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, और फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है, जैसा कि मेडिकल के लिए बताया। हर्ष के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं जब छोटा था और मैं अगर NDA CDS के बारे में सोचता था, तो मैं अपने मोहल्ले में एक चीज़ देखता था कि क्या कहते हैं, पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चों को सेना में भेजने के लिए। मतलब वो क्योंकि आपको फॉरवर्ड फोर्सेस में भी काम करना पड़ सकता है, और वॉर सिचुएशन में भी जाना पड़ सकता है। तो आप बताइए, मतलब आपको कैसे, मतलब क्योंकि पेरेंट्स का भी मतलब एक दिल होता है, उनको भी बड़ा दिल करके बच्चों को भेजना पड़ता है, तो आपने कैसे मतलब हर्ष के लिए तैयारी कराई? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में इसने बोला तो था मुझे, तो इसने मुझे बोला कि 3 अटेम्प्ट मैं ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ पापा, हुआ नहीं है मेरा, लेकिन अब की बार मैं फुल फ्लैश में देना चाहता हूँ और एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। उस टाइम भी इसने बोला कि ग्राउंड ड्यूटी नहीं करूँगा मैं, आई वॉन्ट बी ओनली पायलट। तो मैंने इसे सपोर्ट किया कि ठीक है, क्योंकि वही बात है कि मन से अगर करेगा और वो चीज़ अचीव कर लेता है तो ज़िंदगी कुछ और ही बन जाती है। तो मैंने इसे सपोर्ट किया। इसकी मम्मी को भी हेजिटेशन था थोड़ा कि एयरफोर्स में जाएगा और वो भी पायलट, तो लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी वो भी एग्री हुई फिर
कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं और आप जाइए। अच्छा, आप इंडोनेशिया में कहाँ कहाँ करते हैं ये बता दिए थोड़ा। हाँ, मैं पिछले 3-4 साल से इंडोनेशिया में हूँ। तो वहाँ पे एक आईटी में हूँ बेसिकली मैं, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो डेवलपमेंट हेड हूँ मैं वहाँ पे। तो ये लास्ट ईयर इसीलिए आया था मेरे पास, वहाँ पे इंडोनेशिया ही आया था घूमने के लिए, तभी इसने मेरे को ये सारी बातें बताई, तो हमने सपोर्ट किया। मैं कहा, बिल्कुल आप कीजिए, हम दोनों ही हम आपके साथ हैं। मिला के बात ऐसी है कि कन्विक्शन से अगर आप अपने कुछ पेरेंट्स से भी कुछ बोलेंगे तो वो राजी हो जाएंगे वो कराने के लिए। आपका क्या फीलिंग है, मतलब अब तो बेटा ट्रेनिंग पे जाएगा। फीलिंग तो मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकती आपको, क्यों क्या है कि अंदर से जो फील आ रहा है, जो हो रहा है मेरे अंदर, वो मैं कुछ बयान नहीं कर सकती वो। लेकिन जो इसने किया है, जो इसकी एकेडमी वालों ने, सेंचुरियन वालों ने, जिसकी इसने भी किया है, उन्होंने भी किया है, दोनों ने मिलके जो ये मतलब ये जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, उसकी तो वो तो सबसे ऊपर ही है। और जितनी मेहनत इसने की है उतनी ही सेंचुरियन वालों ने भी की है, जब भी आज ये इस मुकाम पे हैं। और जो कुछ किया है ना इसने, जो सेंचुरियन को मतलब नेट पे जो तलाश किया है, वो सब कुछ इसने किया, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे थे भी नहीं। आप लोगों की भी मेहनत है ना, बच्चा तो आपने बड़ा किया है। बच्चा हमने बड़ा किया है, लेकिन अभी जो 1 साल में जो किया है ना, वो इसने सेंचुरियन को तलाश किया है, वो सब इसने किया। क्योंकि हम यहाँ नहीं थे, हम जकार्ता थे, तो इसने वहाँ से आने के बाद में अभी हम लोग तो अभी आए यहाँ पे। तो कन्विक्शन इज़ व्हाट इट मैटर्स। तो हर्ष, आखिरी सवाल एक मेरा है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, अभी स्कूल में है, एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, हाँ, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब जैसा कि तुमने किया है ना, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपने अपने लेवल पे सब कुछ किया, हाँ, तो तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सर स्पेशली जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनका मेरा तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना प्लान बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस आ रहा है, और मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ कहाँ पे लैग करता हूँ। क्योंकि हम जहाँ पे लैग करते हैं वो है सेल्फ असेसमेंट। हमारा सेल्फ असेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता, हमें ये नहीं पता हम कहाँ पे लैग करते हैं, और हम उन एरियाज़ पे फोकस नहीं करते। तो अगर हम एक डिटेल में, अगर ये इस चीज़ के लिए डिटेल में सोचना पड़ेगा और हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, और फिर उस जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी हमारे पास, उनको सॉल्यूशन के लिए हमें या तो किसी की गाइडेंस चाहिएगी, या फिर हमें ही अलग अलग सोर्सेज देखना पड़ेगा। और अलग अलग सोर्सेज में देखने में प्रॉब्लम ये है कि हम कभी किसी सोर्स से देखते हैं, फिर अलग किसी पे और पे स्विच कर गए, तो कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है। इसलिए कि किसी भी एक सोर्स पे हों, उस पर स्टिक करें। जैसे मैंने तो एकेडमी चूज़ कर ली थी, तो मेरा तो और कोई जाना था नहीं, तो एकेडमी में फिर चाहे वो रिटर्न हो चाहे एसएसबी में भी, क्योंकि एसएसबी में इट्स नॉट लाइक कि आपको एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहना, जो कि रिटर्न में करना है। एसएसबी में आपको थोड़ा एक्सपैंड होना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, अपने अंदर इंकलकेट करनी है वो सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें तभी होगी जब आप एसएसबी में अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जब आपको एक माहौल मिलेगा। और वो माहौल मेरे को एकेडमी में मिल गया, जिसमें क्योंकि फिर आपको ग्रुप डिस्कशन में आपको अगर दूसरे पॉइंट को काउंटर करना है, या फिर बात करें इंटरव्यू में जो ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके आगे आपको किस वे में बात करनी है, क्योंकि हम सिविलियन बैकग्राउंड से, कोई भी डिफेंस में नहीं रहा अभी तक। तो आपकी सेंटेंस डिलीवरी, आपकी आंसर डिलीवरी कैसी होनी चाहिए ऑफिसर के सामने, कितना बोलना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे इन सब चीज़ों के बारे में, वो चीज़ नहीं आएगी। तो जितनी जल्दी हो प्रैक्टिकल हो, और एक सही गाइडेंस की तलाश में, और कंसिस्टेंट रहें, कभी भी छोड़े नहीं, लैक नहीं आना चाहिए। और हमेशा, और ये मेरी और पापा ने मेरे हमेशा कहा है, अपनी तरफ से गिव योर 100%, बाकी जो होगा वो सब देखा जाएगा। तो कंक्लूजन यही है कि कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन के साथ साथ प्रैक्टिस और जो पढ़ाई है, और दुनियादारी की समझ भी होनी चाहिए, आप कोई भी एग्ज़ाम एस कर पाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि हम राजस्थान और हरियाणा के एक बॉर्डर डूमरोली गांव से हैं, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी कोई भी बच्चा अभी तक क्रैक नहीं किया है इस एग्ज़ाम को। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, हमारे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए भी है वो। तो थैंक्स सभी को इस चीज़ के लिए। हाँ, तो अगर सर बच्चे को अगर अकेला छोड़ते हो तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी करना चाहिए। अगर बच्चे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, कि माइंड में चलो हमारे भी आ रहे थे कि पता नहीं क्या कर रहा होगा क्या नहीं है, लेकिन ट्रस्ट तो हमने किया है, तभी इसको अकेला छोड़ा था। बात वही है कि हाँ, ट्रस्ट, कन्विक्शन और मतलब बच्चों की खुद की मेहनत,
आप कोई भी एग्ज़ाम एस कर सकते हैं और उसके लिए किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड का या शहर से आने का या कहीं से भी आने का मतलब कुछ मैटर नहीं करता है। तो आपको हर्ष से ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही बातचीत और देखने के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। थैंक यू।